नमस्ते बच्चों। लास्ट की पीडीएफ में मैंने इल्तुतमिश, उसके बाद उनके उत्तराधिकारी रज़िया बेगम और उसके बाद बलबन की मैं पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि जैसे मुझे लगा कि पीडीएफ के साथ साथ आप लोग अगर मेरा ये वीडियो सुनेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। थोड़ा मैं बलबन के बारे में इसलिए भी जानकारी देना चाहती थी क्योंकि देखा गया है कि जनरली बलबन के बारे में हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन होता है और यहाँ पर भी क्वेश्चन होता ही है और जीके में भी, कंपटीशन में भी बलबन से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हालांकि इल्तुतमिश भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बलबन, और बीच में रज़िया सुल्ताना भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, किंतु मुझे ऐसा लगा कि यहाँ से कोई बड़ा क्वेश्चन जो बलबन से बन सकता है, इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो थोड़ी सी परिस्थितियों का हम आकलन कर लेते हैं कि किस तरह इल्तुतमिश के समय जो परिस्थितियाँ रही, उसके बाद उसके उत्तराधिकारी रज़िया को भी किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, और हम देखेंगे कि किस प्रकार उस समय में एक जहाँ पुरुष प्रधान समाज है, एक बहुत ही बड़ी बात थी कि रज़िया को दिल्ली सल्तनत का उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाता है और दिल्ली की जनता अमीरों के समर्थन से वो विराजमान हुई। किंतु धीरे धीरे देखा जाता है कि उसने कुछ ऐसी प्रथाओं को अपनाना शुरू कर दिया जो उस समय के तुर्की अमीरों की नज़रों में एक महिला को नहीं अपनाना चाहिए। जैसे वो रज़िया कुछ टोपी पहन के और बड़ा चोगा पहन के दरबार में आती थी, और इस तरीके की चीज़ें थी जो हम जनरली देखते हैं कि एक पुरुष वर्ग, एक पुरुष प्रधान समाज जिसे नहीं स्वीकार कर पाता, और इसी वजह से सुल्तान के पद को वो प्रतिष्ठित करना चाहती थी। इसलिए महिला पोशाक और पर्दे का उसने त्याग किया और जो पुरुषों के द्वारा धारण किए जाने वाले कोट, कुलाहा जैसे टोपी को पहन कर आने लगी, और इससे उसका विरोध बढ़ने लगा। रूढ़िवादी उलेमा, असंतुष्ट अमीर वर्ग ये चीज़ नहीं सह सके और अंत में उसके खिलाफ षड्यंत्र से उसे मार दिया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि उसने गैर तुर्की अमीरों को अपने शासन में नियुक्त करना शुरू कर दिया था। तो जो भी है, लेकिन मैं अंत में एक ही चीज़ है कि जो इसके बारे में कि यदि मिनहाज उस सिराज जो समकालीन इतिहासकार है वो कहता है कि रज़िया में सुल्तान बनने के यद्यपि सभी गुण मौजूद थे, किंतु दुर्भाग्य से वह एक स्त्री के रूप में पैदा हुई थी और पुरुषों की दृष्टि में स्त्री होने के कारण उसके अन्य सभी गुण बेकार थे। बच्चों, आप जनरल अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय का इतिहासकार है वो एक कैसे एक समकालीन परिस्थितियों का आकलन करके इस तरह की दृष्टि वहाँ दे रहा है। तो ये इस तरीके की चीज़ें थी जिन्होंने रज़िया को अपदस्थ करके और दूसरा वहाँ पे अब यहाँ हम पढ़ते हैं कि उसके बाद हालांकि मुइजुद्दीन बहराम शाह को नियुक्त किया गया। इल्तुतमिश का पुत्र था, कोई ख़ास इसके समय में कुछ हुआ नहीं, और बहुत जल्दी इसके बाद अलाउद्दीन मशहूद शाह था, उसको बनाया गया। एक तरीके से एक के बाद एक तुर्कों के जो कठपुतली शासक यहाँ आते जा रहे हैं। और क्योंकि एक तो ये जो तुर्क अधिकारी थे इस समय थोड़े सत्ता में थे, शक्ति भी उनके पास थी, तो इस तरीके से यहाँ चल रहा था। अब हम आज बात करते हैं बलबन की। इसके बाद नासिरुद्दीन महमूद भी बनता है 1246 से 66 तक, और गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 तक सत्ता संभालता है। तो आप देखिए कि नासिरुद्दीन महमूद के समय में भी समस्त शक्तियाँ किसके पास थी? बलबन के, क्योंकि वो एक बहुत ही सिंपल सा या साधारण सुल्तान था नासिरुद्दीन महमूद। उसने समस्त शक्तियाँ बलबन को सौंप दी थी। धर्मपरायण था, दरवेश प्रवृत्ति का व्यक्ति था, प्रशासनिक कार्यों में से कोई रुचि नहीं थी, कुरान की प्रतिलिपियाँ तैयार करते और टोपियाँ बनाने में अपना समय व्यतीत करता था। इस तरीके से पर्दे के पीछे शासन कौन संभाल रहा था इसके समय में भी? बलबन। तो बलबन ने पूर्ण कहे कि उसे प्रशिक्षण प्राप्त हो चुका था। इन 20 सालों में नायब मुमलिकात का पद संभाल रखा था उसी ने ही, और पूरी जो दिल्ली की राजनीति वो समझ चुका था। अब वो खुद यहाँ बलबन इसका हत्या करके इसकी हत्या कर देता है अंत में, और खुद सत्तासीन होता है। अब देखिए यहाँ पे कि जब बलबन शासन में उसके समय में बहुत सारी चुनौतियाँ थी जब वो शासक बनेगा यहाँ। तो जैसे चालीसा के दल, जो चालीसा तुर्कानी चिल्लेगानी था, जिस चालीसा के दल का गठन इल्तुतमिश करके गया था, अब वो ही सदस्य थे जो इतने समय में, अब मैं भी बता चुकी हूँ, रज़िया के बाद ये कठपुतली शासक बनाए गए, जैसे नासिरुद्दीन महमूद से पहले मुइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मशहूद शाह। तो यहाँ बलबन देख चुका था किस तरह चालीसा ही सत्ता बिगाड़ रहा है और यही बना रहा है। तो वो चाहता था कि इस चालीसा के दल को ख़त्म किया जाए, जो चालीसा के सदस्य है पूरे उनको
तो तुर्कान चिल्लगानी था, ये दल था जिसका स्थापना इल्तुतमिश करके जाता है उस समय, क्योंकि उसे तुर्क अमीरों का सहयोग और समर्थन चाहिए था। जिन परिस्थितियों में दिल्ली सल्तनत की इल्तुतमिश ने स्थापना की थी, तो उस समय इन तुर्की अमीरों ने उसके साम्राज्य को सुदृढ़ करने में बहुत बड़ी सहायता दी थी। और इसके अलावा आप देखिए इसके पास जो अन्य चुनौतियाँ थी, बलबन के पास सुल्तान के पद और प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करना चाहता था। बहुत से विद्रोह हो रहे थे सल्तनत में, उन्हें दबाना चाहता था। प्रशासनिक सैन्य तंत्र को चुस्त दुरुस्त करना चाहता था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बलबन का राजत्व सिद्धांत, जहाँ से एक बड़ा क्वेश्चन बनने की पूरी उम्मीद होती है, सबसे प्रमुख इसमें यही है। तो अभी ये देखते क्या था बलबन का राजत्व सिद्धांत। पहले तो राजत्व सिद्धांत वो होता है जो राजा को शासन को संचालित करने हेतु प्रेरित कर रहा है, ठीक है। तो अब जब ये सिंहासनारोहण होता है तो उस समय सबसे बड़ी चुनौती थी बलबन के समक्ष सुल्तान पद की प्रतिष्ठा धूमिल हो चुकी थी, क्योंकि नासिरुद्दीन महमूद किस तरह का शासक था मैं बता चुकी थी, और इस तरह की जो सुल्तान की प्रतिष्ठा शक्ति वो निम्न स्तर पर थी। और बलबन को लगा कि यदि इस शक्ति प्रतिष्ठा को मैं फिर से स्थापित कर देता हूँ तो सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। तो बर्नी के अनुसार, बर्नी भी लिखता है, सुल्तान नासिरुद्दीन के शासन के अंतिम दिनों तक सुल्तान पद की प्रतिष्ठा लगभग नष्ट हो चुकी थी। अमीर और मलिक वर्ग विद्रोही होने लगा था। बलबन ने राजनीतिक अस्थिरता, भय और विद्रोह के इस दौर में सुल्तान की शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि करने का निश्चय किया। अब वो जानता था कि सिंहासन पर उसका वैध अधिकार नहीं है, और उसको पता था कि जो किस तरीके से उसने हत्या की है नासिर महमूद की, हो सकता है कहीं जनता विद्रोह कर दे। तो ए.के. निज़ामी ये कहता है कि राजत्व का जो सिद्धांत उसने दिया, यानी देवीय सिद्धांत दिया था। ध्यान रखना बच्चों, बलबन का राजत्व सिद्धांत देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत था, जिसमें उसने रक्त और लोह की नीति अपनाई। देवी उत्पत्ति मतलब देवी उत्पत्ति होती है कि उसने ये स्थापित किया कि संसार में जो सुल्तान होता है, जो संसार में सुल्तान है, वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, यानी नियाबत खुदाई, इसे बोलते हैं नियाबत खुदा, यानी ईश्वर का प्रतिनिधि। अब ईश्वर का प्रतिनिधि क्यों कहा उसने अपने आप को? उसे पता था यदि उसने अपने आप को ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में जनता के समक्ष प्रस्तुत किया तो ये जनता उसके हर आदेश को सिरोधार्य करेगी, ठीक है। मतलब वो ये जताना चाहता कि सुल्तान कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि ईश्वर द्वारा चुना गया प्रतिनिधि है। अपने कार्यों के लिए वह मात्र ईश्वर के प्रति ही उत्तरदायी है। जनता उसके कोई भी आदेश पर, उसके कोई भी कार्य पर उंगली नहीं उठा सके, क्योंकि वो तो ईश्वर का प्रतिनिधि है, उसके कार्य ईश्वर की इच्छा है, तो उसके कार्यों की सार्वजनिक जांच भी नहीं कर सकता कोई, ठीक है। समझ रहे हो ना आपकी राजत्व सिद्धांत क्यों दिया उसने? जनता की नज़रों में वो अपने आप को राजत्व की देवी उत्पत्ति से सिरोधार्य करना चाहता है। तो ये नवीन अवधारणा थी। वो क्या चाहता था कि सुल्तान और शेष जनता के मध्य एक दूरी हो जाए। यदि उसने अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित कर दिया तो जनता उससे डरेगी कि नहीं, उसके ऊपर उंगली मत उठाओ, ये ईश्वर का प्रतिनिधि है, उसका व्यक्ति है, उसका एक तरीके से उसी ने हमारे लिए इसे दिया है, इसकी हर आज्ञा, इसका हर आदेश एकदम सच्चा है, सत्य है, हमें इसका पालन करना ही है। तो ए.के. निज़ामी कहता है कि राजत्व के देवी उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित करने के पीछे बलबन का कारण क्या था? उसकी हीन भावना और उसका निम्न कुलोत्पन्न होना। एक तो हीन भावना ये थी कि उसने पिछले सुल्तान की हत्या की। अब वो यूँ कहता कि अब वो जानता था कि राज हत्या का जो कलंक उसके माथे पर लगा है वह कैसे धोएगा, और जनता के मन में वो कैसे बिठाए कि वो हत्यारा नहीं है। तो उसने चिल्ला कर अपने मलिकों के कान में चिल्ला कर कहा कि राजत्व एक देवी संस्था है, जो हुआ है वो ईश्वर की इच्छा से हुआ है। सुल्तान को मैंने मारा है क्योंकि ईश्वर, अल्लाह चाहता था, ठीक है, और देवी इच्छा थी ये, ना कि मेरी इच्छा थी ये। और ये जनता के मन में ये विचार बैठ जाए कि उसने किसी तलवार के बल पे शासन प्राप्त नहीं किया, बल्कि ये देवीय इच्छा थी, इसलिए ये कहता है। ये किसका मत है? ए.के. निज़ामी का। बलबन के राजत्व सिद्धांत की जानकारी उसकी वसीयत से भी प्राप्त होती है, जिसका संकलन बर्नी करता है। तो इस वसीयत में बलबन अपने पुत्रों को राजत्व के संबंध में निर्देश देके जाता है, और उसमें लिखता है पहला कि व्यक्तियों के ऊपर शासन करने कोई मामूली महत्वहीन कार्य नहीं, इसे पूर्ण गंभीरता उत्तरदायित्व की भावना से निभाया जाना चाहिए। चूँकि सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि है, इसलिए उसे सदैव अपने हृदय और आत्मा की पवित्रता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। सुल्तान को हमेशा इस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए कि
उसके शब्द, उसके कार्य, आदेश, गुण, आचरण, जीवन शैली इत्यादि से लोग स्वतः ही राजत्व के देवी उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुरूप जीवन व्यतीत करने लगे। ठीक है, तो अब वहाँ पे यहाँ मैं जो एक चीज़ बताऊँ कि अब ऐसा क्या था कि उसने ऐसा देवी उत्पत्ति का सिद्धांत और रक्त लोह की नीति अपनाई। क्यों? क्योंकि उसके सामने जो चुनौतियाँ थी आप वो देखिए कि एक तो चालीसा की पूरी शक्ति उस समय भरपूर, उसकी इच्छा से सुल्तान बनाए जा रहे हैं, उनको हटाया जा रहा है, तो वो चाहता था। और चालीसा का खुद भी सदस्य रह चुका था बलवन, ध्यान रखना। इल्तुतमिश ने जिस तुर्कान चिल्हगानी या चालीसा की संस्था की स्थापना की उसका खुद सदस्य था बलवन। वो जानता था कि जब तक चालीसा खत्म नहीं होगा मेरी शक्ति को पराकाष्ठा प्राप्त नहीं होगी। जनता में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता था, सैनिक प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ करना चाहता था, विद्रोह का दृढ़ता से दमन करना चाहता था। इसलिए बलवन ने खलीफा की सत्ता स्वीकार करने के बावजूद सुल्तान पद की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए ईरान के अफरासियाब वंश की गैर इस्लामिक परंपराओं को अपनी देवीय सिद्धांतों में या अपने राजत्व सिद्धांत में शामिल किया। कौन कौन सी गैर इस्लामिक परंपराएं? सिजदा और पैबोस। सिजदा क्या था? घुटनों पर बैठकर सुल्तान के समक्ष सिर झुकाना सिजदा होता है, और पैबोस क्या होता है? सुल्तान के चरणों को चूमना। तो इन दोनों पद्धतियों को अपने दरबार में लागू किया। क्यों? क्योंकि वो महान बनना चाहता था जनता की नज़रों में। उसने कहा देखिए मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ, और इसलिए गैर इस्लामिक परंपराओं को उसने स्टार्ट किया, क्योंकि इससे उसकी प्रतिष्ठा बढ़ दी। पारसियों के त्यौहार नौरोज को राज के सम्मान दिया। इतना ही नहीं, अपने पोत्रों के नाम भी फारस के सम्राटों की भांति कैकुबाद, कैखुसरो रखे। गद्दी पर बैठते ही उसने अपनी जीवनचर्या आदतों में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। शान शौकत वाले रिवाजों को शुरू किया जो पहले किसी सुल्तान ने नहीं। राज के दरबार की साज सज्जा और शोभा इस प्रकार विकसित की गई कि वो सुल्तान की महत्वाकांक्षा, समृद्धि, प्रतिष्ठा, वैभव को प्रतिबिंबित कर सके। उसने अपने स्वयं के व्यक्तित्व को पूर्णतः राजत्व के अनुरूप ढाल दिया। आचरण की शालीनता पर अत्यधिक बल देता था। स्वयं न कभी दरबार में हंसी मजाक करता था, ना ही उसके अमीर ऐसी फुड़ हरकतें कर सकते थे। अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। और इसके अतिरिक्त सुल्तान का ये भी कहना था कि नीच व्यक्ति, कंजूस, मूर्ख, मस्खरे और निम्न कुल में उत्पन्न और नर्तकियों के संपर्क से एक सुल्तान को सदैव ही दूर रहना चाहिए। और यही कारण था कि दरबार में केवल वजीर को ही यह अनुमति थी कि वो उससे बात कर सकता था। अमीरों को तो स्पष्ट निर्देश था कि जब वे दरबार में आए तो वो पंक्तिबद्ध रूप में खड़े हो और सुल्तान का स्वागत करें। सोचें आप, इतनी कठोरता के साथ वो अपना राजत्व, अपना दरबार चला रहा है, तो उसका डर किस में नहीं होगा। ठीक है। और इस शिष्टाचार का बहुत कठोरता से पालन भी करवाया जाता था। अपने निजी सेवकों के समक्ष में भी वह शाही पोशाक में उपस्थित था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं कोई उसे गंभीर मुद्रा में नहीं देख ले, इसलिए कभी शराब भी नहीं पीता था। दावतों में जाना बंद कर दिया। दरबारी सभाओं में होने वाले नृत्य, संगीत, मद्यपान पर पूर्ण निषेध करवा दिया। इस तरह उसने अपने व्यक्तित्व को उसके राजत्व की खातिर पूरी तरीके से बलिदान कर दिया। आप देखिए एक सुल्तान को क्या करना पड़ जाता है जनता की नज़रों में अपने राजत्व के देवी सिद्धांत को स्थापित करने के लिए। सोचो कितना उसने अपने व्यक्तित्व को ढाल दिया। अपनी भावनाएं भी वह किसी के समक्ष व्यक्त नहीं कर सकता था, क्योंकि ना वो किसी से बात कर सकता, ना अपनी जो इतनी गंभीर मुद्रा थी उससे वो हट सकता। और व्यक्ति अपनी भावनाएं व्यक्त करता है तो वो अपनी गंभीर मुद्रा में कभी नहीं रह सकता, या तो वो रोएगा, कुछ और करेगा। इसलिए वह कभी अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करता था। अपने बड़े पुत्र की जब उसकी मृत्यु हुई तो उसने तोड़ दिया, लेकिन उसने दरबार में एक शब्द तक नहीं कहा जब उसे ये न्यूज़ मिली, क्योंकि वह अपनी दुर्बलता को प्रकट नहीं करना चाहता था। किंतु रात को वह फूट फूट कर अपने कमरे में रोता था। बर्ने लिखता है कि जनसाधारण के मन में सुल्तान की प्रतिष्ठा और विरोधियों में भय उत्पन्न करने हेतु भयंकर दिखने वाले हफ्सियों को उसने अपना अंगरक्षक नियुक्त किया, जो सदैव नंगी तलवार, चमचमाती नंगी तलवार लिए उसके साथ खड़े रहते थे, जिससे लोग यहाँ के चौंक दिया जाते थे। इसके अतिरिक्त वो निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति को नहीं सहन कर सकता था। एक बार वह कहता है कि जब भी मैं नीच कुल में उत्पन्न हुए व्यक्ति को देखता हूँ तो गुस्से से मेरी आंखों में अंगारे फूटने लगते हैं और मेरा हाथ तलवार की मूठ पर चला जाता है। इसके अतिरिक्त बलवंत तुर्क अमीरों के हितों का रक्षक होने का दावा भले करता था, किंतु वह सत्ता में किसी को भी अपना भागीदार बनाना नहीं चाहता था। इसीलिए अपने भतीजे शेर खां को उसने जहर देकर मरवा दिया, क्योंकि उसकी महत्वाकांक्षा के प्रति वह आशंकित था। तुर्कान चिल्हगानी या चालीसा की शक्ति को तोड़ने में पूर्णतः सफल रहा। कुछ अमीरों को उसने जहर देकर मरवा दिया, कुछ को वृद्धावस्था के कारण मर गए, कुछ को दूरस्थ प्रदेशों में तबादला कर दिया और कुछ को कठोर सजाएं दे दी गई।
और जेल में डाल दिया गया। तो आप देखिए कि इस तरीके से इतनी कठोर उसकी नीतियाँ थी, और ये सब किस लिए, सिर्फ और सिर्फ वह अपने राजत्व सिद्धांत को जनता की नज़रों में वैध, यानी कि खुद की स्थिति को जनता की नज़रों में वैधता दिलाना चाहता था। और प्रांतीय इक़्तिदार थे, एकता प्रथा जो इल्तुतमिश ने शुरू की थी, मैं बता चुकी थी। इक़्तिदारों की शक्तियों पर कड़ा नियंत्रण रखने हेतु उसने एक न्यायी अधिकारी ख्वाजा की नियुक्ति की, जो प्रांतों की आय व्यय पर पूर्ण नियंत्रण रखता था। अब मंगोलों की समस्या भी थी, वो भी आक्रमण करने पर आमादा थे, इसलिए बलबन ने एक केंद्रीकृत शक्तिशाली सेना का गठन किया और इस हेतु दीवान अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना की, जिसका अध्यक्ष आरिजे ममालिक था। इमाद उल मुल्क नामक व्यक्ति को आरिजे ममालिक बनाया गया। जो सैनिक घुड़सवार लड़ने लायक नहीं बचे, जो वृद्ध हो गए, उन्हें छुट्टी पर चले जाने का निर्देश दिया गया पेंशन देकर, और सेना के प्रशिक्षण अभ्यास पर विशेष जोर दिया गया। अब इस तरीके से निष्कर्षतः हम कहें कि नए पुराने तरीकों, प्रयोग, नीतियों द्वारा बलबन अपने राजत्व की शक्ति, प्रतिष्ठा और न्याय का अमली जामा पहनाकर ईश्वर, सुल्तान और जनता के मध्य त्रिपक्षीय दीर्घकालिक संबंध स्थापित करना चाहता था। इस हेतु उसने गैर इस्लामिक परंपराओं को भी शामिल किया। निसंदेह राजपद की शक्ति, वैभव का रौब जमाकर बलबन ने दिल्ली सल्तनत को मजबूत तो बना दिया, लेकिन ये भी था कि जब गैर तुर्कों को शक्ति और सत्ता के पदों से अलग रखा गया तो उनमें एक असंतोष की भावना आने लगी, क्योंकि एक छोटा सा उच्च नस्ल का कुलीन समूह ही वहाँ दरबार में था, और बहुसंख्यक वर्ग था वो असंतोष से बुरी तरह ग्रसित था, क्योंकि निम्न कुल उत्पन्न व्यक्तियों को दरबार में जगह नहीं दी गई। और यही कारण था कि जब बलबन की मृत्यु हुई तो तुरंत ही उसका ये बनाया हुआ साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। बलबन की मृत्यु पर बड़े पैमाने में विद्रोह उपद्रव हुए, उसके वंश का शीघ्र ही अंत कर दिया गया। 1287 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आप देखिए, लेकिन रक्त और लोह की नीति और इस राजत्व के देवी सिद्धांत द्वारा उसने विभिन्न चुनौतियों का सामना किया, जिसमें मेवातियों का दमन, दिल्ली के आसपास का जो मेवात क्षेत्र था, वहाँ की मेव लड़ाकू जाती थी, उसने वहाँ क्या जो लोगों को दिन दहाड़े लूट लेते थे, कभी कभी शाही महल में घुसकर लूटपाट करने लगे ये लोग। इनका भय आतंक, दिल्ली के लोग साय होने से पहले घरों में कैद हो जाते थे। तो बर्नी ने वो जब यहाँ पे बलबन जब सिंहासन पर बैठता तो प्रथम वर्ष में बलबन ने मेवों की समस्या तो कठोर कदम उठाए, सैन्य शिविर लगाया, जंगलों को कटवा दिया, गोपालगिरी नामक स्थान पर किले का निर्माण कराया, सैन्य पुलिस चौकी स्थापित की और एक प्रशिक्षित अफगान सेना नियुक्त की गई और अंततः मेवातियों का दमन कर दिया गया। इस तरह गंगा, यमुना, दोवा और अवध में कटेर के विद्रोह का दमन किया गया। आगे चालीसा के दमन कर दिया गया। बंगाल में जो तुगलक खां का विद्रोह था, जो खुद मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण करके स्वतंत्र शासन बन बैठा था, उस स्वतंत्र शासक उसके भी विद्रोह का दमन किया। आप देखिए यहाँ बलबन ने इसके अतिरिक्त बुगरा खां को और शेर खान को भी मंगोलों की जो समस्या थी उसके लिए वहाँ पे सीमांत प्रदेशों में किले बनवाए, उनको नियुक्त किया, बड़ी सेना एक उनके साथ भेजी गई। और आप ये देखिए कि इसने बहुत जो अपनी रक्त और लोह की नीति के द्वारा बहुत कठोर कदम उठाए। अब आज के वीडियो में इतना ही इसके बारे में, और हम नेक्स्ट टाइम बात करते हैं। चलो, धन्यवाद।